नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, आज के वेव्स के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने वाले हैं। सो लर्न एट द हब के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन में लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, अपने स्टेट बोर्ड के हिसाब से वेव्स जो है वो बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड था पहले। साउंड वेव्स, वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव्स। बराबर। अब जो नया रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसमें ये पूरे वेव्स को केवल 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। एक वेव्स का चैप्टर साउंड वेव्स 11th स्टैंडर्ड में है और दूसरा जो वेव्स का चैप्टर है वो 12th स्टैंडर्ड में है। ठीक है ना। सो अभी ये जो अपना लर्न एट द हब चल रहा है वो अपने थियोरी बुकलेट के हिसाब से वेव मोशन का लर्न एट द हब बेसिकली चल रहा है। राइट। ऑलराइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y is equals to 4 sin pi t by 0.02 minus x by 75 centimeter. Find the displacement and velocity of a particle at a distance of 50 centimeter from origin at a time instant 0.1 second. All quantities are in CGS unit. Okay. So पहले तो डेटा में हमें एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। सो एज इट इज इक्वेशन आ गया। अभी अपने को डिस्प्लेसमेंट मतलब y फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन। मतलब दिस इज द ओरिजिन, राइट। ओरिजिन से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस, उसी को x सिंबल दिया जाता है। सो x इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर एंड टाइम इंस्टेंस इज अ 0.1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट मतलब y चाहिए हमें और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब v चाहिए। बच्चों यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, वेव की वेलोसिटी नहीं चाहिए, है ना। तो इधर कंफ्यूज मत होना। बहुत बार इसी पॉइंट को लेकर के काफी बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। सर v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा कब लगाने का? अगर क्वेश्चन में वेव वेलोसिटी पूछा रहेगा तो v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा लगाने का। यहां पर वेव वेलोसिटी नहीं चाहिए, पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन हमें दिया है उससे हम शुरुआत करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें, ये इक्वेशन में t का वैल्यू सवाल में दिया है, x का वैल्यू भी सवाल में दिया है। सो सिर्फ सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन करेंगे तो एटलीस्ट हमें डिस्प्लेसमेंट तो एज इट इज मिल जाएगा। सो लेट मी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड x। सो दिस विल बिकम 4 sin pi 0.1 अपॉन 0.02 का आंसर आएगा 5 एंड 50 अपॉन 75 का आंसर आएगा 2/3। सो दिस बिकम्स 5 माइनस 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15 में से 2 गया, 13/3 आंसर आएगा। ये आ गया 13/3। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, 13/3 जो है ना उसका डायरेक्टली हमें लॉग बुक यूज करके वैल्यू नहीं मिलेगा। तो 13/3 करेंगे तो आंसर 4 पॉइंट समथिंग में आएगा। समझा। तो सिंस इट इज कमिंग आउट टू बी 4 पॉइंट समथिंग, सो इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट द एंगल इन टर्म्स ऑफ 4 पाई प्लस समथिंग। पाई इधर है, बराबर। तो पहले डिवाइड करके पता कर लेने का कि एंगल जो है वो 1 पॉइंट आ रहा है कि 2 पॉइंट आ रहा है कि 3 पॉइंट आ रहा है कि 4 पॉइंट आ रहा है। अगर 2 पॉइंट समथिंग आया होता तो 2 पाई प्लस समथिंग लिखता था। 4 पॉइंट समथिंग है इसीलिए 4 पाई प्लस समथिंग में लिखेंगे, राइट। सो 13/3 को बच्चों हम लिख पाएंगे 4 पाई प्लस पाई बाई 3। सी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज अ 12 पाई प्लस पाई इज अ 13 पाई बाई 3। तो वही तो है, ये 13 पाई बाई 3 को हमने 4 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा लिखा है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, साइन 4 पाई प्लस थीटा की जगह पर आई कैन राइट साइन थीटा।
So this becomes 4 sine pi by 3. And now this becomes very simple for calculation. Sine pi by 3 का मतलब है sin 60 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2. 2 and 4 कैंसलेशन होके आंसर आएगा 2√3. √3 का वैल्यू होता है 1.732. मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे आंसर आएगा 3.464 सेंटीमीटर, बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन द सेंटीमीटर. ये हो गया एक पार्ट. अब बच्चों अपने को पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए. सवाल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछी गई है. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें दिया हुआ है. इक्वेशन, तो जब भी इक्वेशन दिया होता है तो उसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है. सो ये जो y की इक्वेशन है उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू गेट द वेलोसिटी. सो दिस इज d/dt ऑफ 4 sin pi t/0.02 minus x/75. ठीक है. नाउ सी 4 इज अ कांस्टेंट, लात मार के बाहर. डेरिवेटिव ऑफ साइन, आंसर इज कॉस, एंगल एज इट इज. चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल. अब देखो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो x है, x वो तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ही अपने को फाइंड करने का है. तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते वक्त x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. राइट, दिस इज एज गुड एज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में देखा था. जब भी मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने का और दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो π/0.02 है, बराबर, चेन रूल लगाएंगे तो π/0.02 बाहर निकलेगा. देखो ये रहा π/0.02 बाहर आ गया है ना. डेरिवेटिव ऑफ साइन, आंसर इज कॉस, एंगल एज इट इज. समझा. दिस इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विल बी 0, तो वो कुछ बाहर नहीं आया है. क्लियर है ये पॉइंट, बराबर. सो दिस विल बिकम 4/0.02 is a 400 divided by 2, which is nothing but 200 pi cos pi t/0.02 minus x/75. Now let me substitute the value of t and x in the equation. तो ये जो है एंगल वो सेम इसके तरह ही तो बन गया, ये रहा सेम इधर ही है ना. तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आया था 13 π/3, वही आंसर आएगा इधर भी. तो ये बन गया 200 पाई cos 13 π/3. ठीक है. इसको भी हमने जैसा 4π प्लस लिखा था इसको भी हम ऐसा ही लिखेंगे, 200 पाई cos 4π प्लस π/3. ठीक है. cos 4π plus theta will be cos theta. So this is a 200 pi cos π/3. cos π/3 मतलब cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर आएगा 100 पाई. पाई की वैल्यू होती है 3.14. 100 इंटू 3.14, द फाइनल आंसर इज 314 centimeter per second, because everything was in the CGS units. That's it. The first question is over. बच्चों अब देखो, जैसा ये पहला क्वेश्चन मैंने किया है ना, दूसरा क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरह से कैलकुलेशन करके आपको बच्चों करना है. एंड हेंस द सेकेंड क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू. सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से लॉग बुक यूज करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. ठीक है. ऑलराइट. Now I'm moving to third question. Third question says, the frequency of a tuning fork is 256 Hertz and the velocity of sound in air is 350 meter per second. Find the distance covered by the wave when fork completes 16 vibrations. Alright, so tuning fork की frequency दी हुई है, साउंड की स्पीड हमें दी हुई है और बोला गया है वेव
कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको मैं डी सिंबल देता हूं। व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क कंप्लीट्स 16 वाइब्रेशन। अब बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, बराबर, उसका प्रोंग कुछ इस तरह से वाइब्रेट करता है। लेट्स से यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। सो दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क, द प्रोंग्स आर इन द मीन पोजिशन, द प्रोंग विल बी गोइंग लाइक दिस, then the prong will be coming back to the mean position, then the prong will be going like this, and the prong will be again coming back to the mean position. तो इसको कहता है ट्यूनिंग फॉर्क का एक वाइब्रेशन, बराबर। और जब ट्यूनिंग फॉर्क एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो वेव लैम्बडा जितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है, इसको आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। I repeat the statement. When tuning fork completes one vibration, wave progresses by a distance equal to lambda. All right? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ट्यूनिंग फॉर्क 16 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो वेव कितना आगे बढ़ेगा, तो आंसर है 16 लैम्बडा। सो डी विल बी इक्वल टू 16 लैम्बडा, दैट्स इट। अगर लैम्बडा मिल गया तो काम बन जाएगा। वेव वेलोसिटी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। सो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू v बाय n। पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेशन करने पे आंसर आता है 1.367 मीटर। If I substitute this lambda का value here in this equation, so d is equals to 16 into 1.367 will give us 21.875 meter. That's it. Moving on to the next question. The wavelength of two sound waves in air are 81 upon 173 meter and 81 upon 170 meter. They produce 10 beats per second. बच्चों, इसी को कहा जाता है beat frequency. Number of beats per unit time is a beat frequency. Calculate the velocity of sound in air. पिछले कुछ सालों में सीईटी और नीट में इस तरह के सवाल काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीईटी एंड द नीट एंट्रेंस एग्जाम। ऑलराइट, नाउ सी। तो हमें दो वेव की वेवलेंथ दी हुई है। सो आई एम गिविंग अ सिंबल लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। बीट फ्रीक्वेंसी को हम n सिंबल देते हैं। सो आई एम राइटिंग n इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 10 बीट्स पर सेकेंड, बिकॉज बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2। तो सीधा इधर मैंने लिख दिया n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 10 बीट्स पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, v इज इक्वल्स टू हाउ मच। ठीक है, अब देखो, जब भी बच्चों हम बीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो आपको माइंड में आना चाहिए वो है ये मोड के साइन को हटाना। Whenever you are solving the question of beat, सबसे पहले remove mod का साइन, that should be the step number 1. Now see, तो मोड का साइन हटाने के लिए हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि n1 और n2 में से कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी छोटी है। इतना समझ में आ गया तो मोड का साइन हट जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, दोनों के दोनों साउंड एयर में ही प्रोपोगेट हो रहे हैं, तो मीडियम सेम रहता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी तो चेंज नहीं होएगा। तो v जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर v को कांस्टेंट रखना है तो कहना इसे n लैम्बडा मस्ट रिमेन कांस्टेंट, है ना।
और n लैम्बडा को कांस्टेंट रखना है, मतलब जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, और जिसका लैम्बडा कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा. सिंपल, राइट? नाउ लुक एट द डेटा, लुक एट द लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2. लैम्बडा 1 का डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स लैम्बडा 1 इज लेस देन लैम्बडा 2. जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका वैल्यू छोटा, सो लैम्बडा 1 इज लेस देन लैम्बडा 2. सिंस लैम्बडा 1 इज लेस देन लैम्बडा 2, n1 विल बी ग्रेटर देन n2. तो हट गया मॉड. n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 10. जो बड़ा रहेगा माइनस जो छोटा रहेगा इज इक्वल्स टू, आंसर पॉजिटिव आएगा, 10 बीट्स पर सेकेंड. समझा? तो इस तरह से मॉड हटाएंगे. दैट्स इट. अब अगर ये स्टेप समझ में आया हो तो v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा होता है, राइट? तो लैम्बडा की जगह पर आई कैन सब्सटीट्यूट v बाई n. समझा? मीडियम सेम है तो v तो सेम रहेगा, तो लैम्बडा 1 की जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट v बाई n1. लैम्बडा 2 की जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट v बाई n2. और ये सब्सटीट्यूशन यहां पर मैं बच्चों कर चुका हूं, राइट? सो दैट इज इक्वल्स टू 10. v कॉमन इन द ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 10. लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 देखो सब्सटीट्यूट कर दिया है ना. अब ये जो है इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये 173 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे बचेगा. तो v कॉमन इन द ब्रैकेट 173 माइनस 170 द होल डिवाइडेड बाई 81. डिनोमिनेटर इज सेम, सो न्यूमरेटर विल बी गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, राइट? इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो विल बी गेटिंग v इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 81 डिवाइडेड बाई 173 में से 170 गया तो आंसर बचेगा 3. So 10 into 81 upon 3. Make sense? Right? And इसको solve करने पे आंसर आता है 270 meter per second, and that is what the question is asking. That's it. ठीक है? Okay, moving on to the next question. Wavelength of two sound waves in air are 66 upon 153 meter and 66 upon 151 meter. If these produces 5 beats per second with a third note of fixed frequency. All right, this is the very important data point. कोई एक तीसरा नोट, मतलब एक थर्ड कोई फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ पहला वाला साउंड भी 5 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है एंड दूसरा वाला साउंड भी उसके साथ 5 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है. बच्चों सवाल समझना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये दोनों साउंड आपस में 5 बीट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. पहला और तीसरा 5 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा भी 5 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसा बोला है सवाल में. ठीक है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट. ओके, सो हमें लैम्बडा 1 दिया है, लैम्बडा 2 दिया है, फिर पहले और तीसरे के बीच में 5 बीट्स, सो मॉड ऑफ n1 माइनस n3 इज इक्वल्स टू 5 बीट्स. दूसरे और तीसरे के बीच में 5 बीट्स, मतलब मॉड ऑफ n2 माइनस n3 इज इक्वल्स टू 5 बीट्स. ठीक है. फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ थर्ड नोट. ऑलराइट, सो v भी तो चाहिए. v इज इक्वल्स टू हाउ मच एंड n3 इज इक्वल्स टू हाउ मच. दो चीज़ें चाहिए. बराबर. देखो बच्चों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा आपको, जब भी बीट्स का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम आपको करना है मोड का साइन हटाना. और मोड का साइन हटाने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है और कौन सी फ्रीक्वेंसी छोटी है. इतना पता चल गया तो मोड का साइन अपने आप हट जाएगा. बराबर. नाउ सी, look at the lambda 1 and lambda 2. I can clearly see that
lambda 1 is less than lambda 2 and therefore n1 will be greater than n2. Make sense? ठीक है. अब पहला और दूसरा दोनों साउंड तीसरे वाले के साथ मतलब n3 के साथ में 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब ये कब पॉसिबल है तो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. बराबर. पहला और दूसरा तीसरे वाले के साथ में 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें ये रिलेशन तो मिल चुका है कि n1 इज ग्रेटर देन n2. ये रहा देखो, ये मिल चुका है ना. n1 इज ग्रेटर देन n2. बराबर. ऑलराइट, वापस से मुझे लिखना पड़ेगा. पहला और दूसरा तीसरे वाले के साथ में 5 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये रिलेशन मिल चुका है n1 इज ग्रेटर देन n2. ठीक है. अब देखो, समझने के लिए मैं कुछ वैल्यूज से समझाने की कोशिश करता हूं आपको. मान लो n1 जो है वो है 110 हर्ट्ज. ठीक है. n3 जो है वो है 105 हर्ट्ज और n2 जो है वो है 100 हर्ट्ज. मेक सेंस? Right? Now see, what is the difference between n1 and n3 का frequency? It is 110 minus 105. Answer is yes, 5 hertz. So 5 beats per second बन गया इधर. Now look at here. What is the difference in the frequency of n3 and n2? So again it is 105 minus 100. Again the answer is 5 beats per second. समझा? राइट. तो अगर n1 और n3 को 5 बीट प्रोड्यूस करना है और n3 और n2 को भी 5 बीट्स प्रोड्यूस करना है तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि n3 मस्ट बी बिटवीन n1 एंड n2. ये बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है बच्चों. ये पॉइंट अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन आगे आप सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो आई एम राइटिंग दिस कंक्लूजन हियर टू प्रोड्यूस 5 बीट्स विथ n1 एंड n2. n1 should be greater than n3 should be greater than n2. So this is the very important conclusions which we just got. Now once we get this conclusion, अब आपका मॉड ऐसा चुटकियों में निकल जाएगा. टेल मी, पहला वाला इक्वेशन कैसा बनेगा? इट इज n1 माइनस n3 इज इक्वल्स टू 5. बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल्स टू 5. दूसरा वाला इक्वेशन सोच समझ के बताना. इट इज n3 माइनस n2. यस, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल्स टू 5. तो मॉड इस तरह से हटाया जाता है. कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आइडेंटिफाई करेंगे तो मॉड अपने आप हट जाएगा. ठीक है ना. अब ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं. ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस n3 प्लस n3 विल बी गेटिंग कैंसल्ड. 5 and 5 will be getting added and becomes 10. So it becomes n1 minus n2 is equals to 5 plus 5, 10. Right? n1 minus n2, 10 आंसर आ गया यहाँ पर. अब बच्चों यहाँ से सवाल आसान हो जाता है. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. n1 की जगह पर आई कैन सब्सटीट्यूट v अपॉन लैम्बडा 1. n2 की जगह पर आई कैन सब्सटीट्यूट v अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 10. लैम्बडा 1 का वैल्यू 66 अपॉन 153, लैम्बडा 2 का वैल्यू 66 अपॉन 151 सब्सटीट्यूट किया जाएगा इज इक्वल्स टू 10. v कॉमन, ये टर्म उल्टा होके बनेगा 153 माइनस 151 अपॉन 66 इज इक्वल्स टू 10. राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 66 अपॉन 2 विच विल गिव अस 330 मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट्स इट.
अगेन दिस क्वेश्चन इज बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सीईटी और नीट में इस तरह के सवाल पिछले 5 से 7 साल में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ हो गई, अब अपने को चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट। थर्ड नोट का मतलब है N3 अपने को चाहिए, N3 तीसरे वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी, बराबर। अब N3 निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, V1 आ चुका है, λ1 अपने पास में है, तो V और λ1, V1 नहीं है बच्चों, V है ना, V और λ1 को यूज़ करके मैं N1 निकाल लेता हूँ पहले। तो कैसे, तो V इज इक्वल्स टू N1 λ1, सो N1 इज इक्वल्स टू V अपॉन λ1, बराबर। इसको एडजस्ट करो टर्म्स को, बराबर। नाउ सी 33 से कैंसलेशन होएगा, ये 33 2 जा, 33 10 जा, समझा। 2 से कैंसलेशन होएगा 2 5 जा, बराबर। एंड 153 मल्टीप्लाई बाई 5 करने पे आंसर आएगा 765 हर्ट्ज। अब ये N1 का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 765 माइनस 5 विल बी 760, सो N3 इज इक्वल्स टू 760 hertz. That's the final answer. All right, moving on to the next one. Now, before we look at the next question, ट्यूनिंग फॉक के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए, और इसके बेसिस पे आगे जो सवाल आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। JEE, नीट, CET तीनों ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो ये है ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक के ये है प्रोंग्स, और प्रोंग्स को हमने रबर पैड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो प्रोंग्स इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, और जब प्रोंग्स ऑसिलेट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव एमिट करते हैं। सो दिस prongs will produce a sound wave of a particular frequency, बराबर। Now, अगर ये prongs के साथ हमने यहाँ पर, if you see this white color का this thing patch, this is nothing but wax, मोमबत्ती का मोम, उसको बोलते हैं wax। अगर prongs को हमने wax अप्लाई किया, अब बच्चों ज़रा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, हमने बीट में भी ऐसा वैक्स वाला वर्ड सुना था, मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या सर वो वैक्स और ये वैक्स सेम है क्या? नहीं भाई, दे आर नॉट सेम। बीट्स में वैक्सिंग का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड। यहाँ पर जो मैं वैक्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती, उसके मोम को, ये बराबर, लेट्स से दिस अ कैंडल, तो उसका जो मोम होता है उसको वैक्स कहते हैं, वो वैक्स की बात हो रही है इधर, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, बराबर। ऑलराइट, सो दिस वैक्स इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बराबर। नाउ, अगर ट्यूनिंग फॉक के साथ में, ट्यूनिंग फॉक पे हम ऐसा वैक्स अप्लाई करेंगे, वैक्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्यूनिंग फॉक का इनर्शिया बढ़ेगा। वैक्स अप्लाई किया मतलब मास अप्लाई किया ना, मास ऐड किया, और इनर्शिया बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉक डिक्रीजेस, राइट। सो द कंक्लूजन इज, ऑन अप्लाइंग वैक्स टू द ट्यूनिंग फॉक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉक डिक्रीजेस। दैट इज अ स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ दूसरा स्टेटमेंट, अगर ये ट्यूनिंग फॉक के जो प्रोंग्स है, प्रोंग्स, उसको हमने फाइल किया, फाइल किया मतलब इससे ये ट्यूनिंग फॉक के जो प्रोंग का जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसको घिसा, तो जब भी हम ट्यूनिंग फॉक को फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करना मतलब इसकी मदद से घिसना, बराबर। जब इसकी मदद से हम ट्यूनिंग फॉक को फाइल करेंगे तो ट्यूनिंग फॉक के कुछ पार्टिकल्स वो फाइलिंग की प्रोसेस में, घिसने की प्रोसेस में निकल जाएंगे, बराबर। मतलब यहां से ये वाले पोर्शन को फाइल करेंगे तो उसके कुछ मेटल के पार्टिकल वो घिसने की प्रोसेस में निकल जाएंगे, बराबर। फाइल करते जाएंगे, ऐसे पार्टिकल निकलते जाएंगे।
तो पार्टिकल निकलने की वजह से, बाय द वे ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो मेटल का बना हुआ रहता है, मेटल, दिस इज अ मेटालिक ट्यूनिंग फॉर्क, बराबर। तो मेटल के कुछ पार्टिकल निकल जाने की वजह से इनर्शिया विल डिक्रीज, मास कम हो गया तो इनर्शिया कम होएगा। ये जो पार्टिकल जो निकल गए इसका मास कम हो गया ना, ट्यूनिंग फॉर्क में से कम हो गया, ये पार्टिकल का मास कम हो गया, मास कम तो इनर्शिया कम, और इनर्शिया कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इंक्रीजेस। सो बच्चों व्हाट इज द कंक्लूडिंग पॉइंट्स? दो स्टेटमेंट को बराबर से बच्चों लिखिए अपने नोटबुक में, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑन अप्लाइंग वैक्स टू द ट्यूनिंग फॉर्क frequency of fork decreases. And a statement number 2, on filing the tuning fork frequency of the fork increases. These are the two statements. अच्छे से नोट करके बच्चों इसको लिखिएगा, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो सवाल हम करते हैं। पहला सवाल, और ट्यूनिंग फॉर्क ए, बच्चों दिस क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चों, इसका मेथोडोलॉजी जरा बराबर से समझिएगा, ये समझ में आ गया तो आपको काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्विंग में हेल्प हो जाएगा, बराबर ना। ए ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस 3 beats per second with a tuning fork B of frequency 512 Hertz. When little wax is stuck to a prong of A, the number of beats heard per second becomes 2. What is the frequency of A before the wax is stuck on it? Okay, तो पहले तो अपन सवाल को डिकोड करते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल समझ में आ गया, then the solution will be very simple. सी ना, ट्यूनिंग फॉर्क ए और ट्यूनिंग फॉर्क बी मिल करके 3 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला डेटा है मॉड ऑफ NA माइनस NB इज इक्वल्स टू 3 बीट्स पर सेकेंड। फिर ट्यूनिंग फॉर्क बी का फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, सो आई एम राइटिंग NB इज इक्वल्स टू 512 हर्ट्ज। फिर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, little wax is stuck to the prong of A, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क ए पे वैक्स लगाएंगे तो क्या होएगा बच्चों? तो ट्यूनिंग फॉर्क ए का फ्रीक्वेंसी कम होएगा। इसको बराबर से याद रखना स्टेटमेंट को। आगे बढ़ते हैं। वैक्स लगाने के बाद में द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड बिकम्स 2। तो अभी क्या होगा, ए का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा ना, तो उसको मैं NA डैश ऐसा सिंबल देता हूं। बी पे तो कुछ भी नहीं किया है, तो बी का तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो NA डैश एंड NB मिल करके 2 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मॉड ऑफ NA डैश माइनस NB इज इक्वल्स टू 2 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। और अब पता करना है वैक्स लगाने से पहले ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, NA इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट्स इट, बराबर। नाउ सी, दिस इज लाइक अ वेरी मच लॉजिकल क्वेश्चन रादर देन अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट्स, हर एक स्टेटमेंट बराबर से समझते जाना। एंट्रेंस में तो लॉजिकली आप इसको 2 स्टेप में निपटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल्ड में अप्रोच आपको समझाया है। देखो NA और NB मिल करके अगर 3 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर NB जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, तो A की फ्रीक्वेंसी के 2 पॉसिबल वैल्यू बनते हैं। कौन से 2? तो आंसर है 509 और 515। कैसे हुआ सर ये? तो देखो बड़ा आसान है, 509 माइनस 512, बी का तो 512 है ना, विल गिव अस द 3 बीट्स पर सेकेंड, एंड 515 माइनस 512 विल अगेन गिव अस द
3 बीट्स पर सेकेंड। समझ में आया, राइट। सो ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी के दो पॉसिबल वैल्यूज 509 और 515, ये दोनों में से एक सही जवाब है और एक गलत जवाब है। तो ये तो आपको इधर ही पता चल गया कि आंसर 509 और 515 दोनों में से ही एक होने वाला है, सिंपल। ठीक है, अब कौन सा होने वाला है ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, नाउ ऑन अप्लाइंग लिटिल वैक्स व्हाट विल हैपन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग नहीं, बराबर, डिक्रीजेस, बराबर। एन डैश विल बी लेस देन एन ए, वैक्स अप्लाई करता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन सेज पहले 3 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वैक्स अप्लाई करने के बाद में 2 ही बीट प्रोड्यूस होने चाहिए। तो वैक्स अप्लाई करने के बाद में बीट फ्रीक्वेंसी एन डैश माइनस एन बी शुड ऑल्सो डिक्रीज। कैसे पता चला, तो ये दो डेटा देख के पता चला, पहले 3 बीट्स फिर 2 बीट्स, तो पहले का जो बीट फ्रीक्वेंसी था उसके मुकाबले अभी का बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब 509 और 515 में से मैं अज्यूम करता हूं कि सही जवाब 509 है। ये मेरा अजम्पशन है ना। ये अजम्पशन अपना गलत भी हो सकता है, अभी समझ में आएगा ये अजम्पशन सही था कि नहीं। अगर ए का फ्रीक्वेंसी 509 है, देन ऑन अप्लाइंग वैक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क डिक्रीजेस, डिक्रीज होएगा मतलब ये 509 से डिक्रीज होके 508, 507, 506, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इट प्योरली डिपेंड्स कि हमने कितना वैक्स लगाया है, बट अल्टीमेटली होना तो डिक्रीज है, ये तो क्लियर है, बराबर। अब अगर डिक्रीज होके 508 हुआ तो 512 और 508 मिलकर के 4 बीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर 507 हुआ तो 512 और 507 मिलकर के 5 बीट प्रोड्यूस करेंगे। अगर 506 हुआ तो 512 और 506 मिलकर के 6 बीट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो आइदर बीट प्रोड्यूस होएंगे 5, सॉरी, आइदर बीट प्रोड्यूस होएंगे 4, 5, 6 या उससे ज्यादा, बराबर, 7, 8, 9 ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली वन थिंग इज वेरी मच क्लियर दैट अगर ए का फ्रीक्वेंसी 509 होएगा तो ऑन अप्लाइंग वैक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क डिक्रीजेस, बट beat frequency will increase. If you see, this is the beat frequency, this is a beat frequency 4, 5, 6, so beat frequency increases, but हमें सवाल में क्लियरली बोला गया है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इसलिए 509 सही जवाब नहीं है। अब 509 सही जवाब नहीं है तो सही जवाब 515 है, क्योंकि जवाब तो दोनों में से एक ही होना चाहिए था ना, तो ये गया तो ये आ गया। अब ये जवाब कैसे सही है उसको मैं बच्चों थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, तो आपको एंट्रेंस के एमसीक्यू में काफ़ी काम में आएगा। इफ Na is equals to 505, then on applying wax the frequency of fork will decrease. डिक्रीज होके क्या बनेगा, तो पहले था 515, डिक्रीज होके बनेगा 514, 513, 512, ऐसा होएगा, है ना, ऐसा डिक्रीज होएगा। समझा, ठीक है। नाउ से तो 515 था, वैक्स लगाया, 514 बना, तो इफ यू सी 512 एंड अ 514 मिल करके इट विल प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड। समझ में आई बात, राइट। तो वैक्स लगाने से ट्यूनिंग फॉर्क की भी फ्रीक्वेंसी कम हुई
और साथ साथ में बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हुई, बिकॉज ये दोनों मिलकर के 2 ही बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, पहले 3 प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट? सो दिस गोज विथ अवर डेटा पॉइंट एंड हैंस 515 hertz is the final answer. The question is very, very important, super important it is. ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बच्चों एक और सवाल मैंने लिया है. अ ट्यूनिंग फॉक C produces 8 beats per second with another fork D of frequency 340 hertz. Let me write the data. C और D मिल करके 8 बीट्स, तो मॉड ऑफ NC माइनस ND इज इक्वल्स टू 8 बीट्स पर सेकेंड. D का फ्रीक्वेंसी दिया है 340, लिख लिया एज इट इज. नाउ ध्यान देना अभी जरा. When the prongs of tuning fork C are filed a little, फाइलिंग करना मतलब घिसना, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ. टेल मी बच्चों, ट्यूनिंग फॉक को फाइल करेंगे तो what will happen to its frequency? It will increase. याद रखना बच्चों ये पॉइंट. The number of beats produced per second decreases to 4. Okay, fine. किसको फाइल किया है? तो C को फाइल किया है, तो C वाले का नया फ्रीक्वेंसी को NC डैश सिंबल दे देंगे. D को तो कुछ भी नहीं किया है, तो ND तो एज इट इज रहेगा. तो NC डैश माइनस ND will produce 4 beats per second. ठीक है, right? Now find the frequency of tuning fork C before filing its prongs. मतलब NC अपने को पता करने का है. That's it. NC is equals to how much? Alright, now चलो tell me बच्चों, जब भी बीट फ्रीक्वेंसी के सवाल आएंगे, what should be the first step? The first step should be to remove mod का sign. How to remove mod का sign? By understanding. Okay, sorry. इसमें तो mod का साइन हटाने की ज़रूरत नहीं है ना, इसमें तो अपने को 2 पॉसिबल वैल्यूज़ देखना है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, राइट? तो देखो, डी ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी हमें 340 हर्ट्ज दी हुई है. D और C को मिल करके अगर 8 बीट्स प्रोड्यूस करने हैं तो C वाले ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी की 2 पॉसिबल वैल्यू आएगी. कौन सी 2? तो आंसर है 332, 332 हर्ट्ज एंड 348 हर्ट्ज, राइट? 332 माइनस 340 will produce 8 beats. 348 minus 340 will also produce 8 beats. तो अगर D वाले की फ्रीक्वेंसी 340 है तो C वाले की 2 पॉसिबल वैल्यू बनती है 332 एंड 348. मेक सेंस? बराबर, यहां पर हाईलाइट करके रखता हूं मैं, ये रहा. ऑलराइट, अब ये दोनों में से एक सही जवाब है, एक गलत जवाब है. अपने को यही आइडेंटिफाई करना है कौन सही है कौन गलत है. दैट्स इट. ठीक है, नाउ टेल मी. मान के चलते हैं कि दोनों में से एक कोई तो सही जवाब है. लेट्स, अच्छा बाय द वे, बिफोर वी अज्यूम दैट, जो मैंने पहले कहा था वो स्टेटमेंट मैंने बच्चों यहां पर लिख लिया है. ऑन फाइलिंग ट्यूनिंग फॉक C, frequency of tuning fork C increases, right? And if you look at the beat frequency, पहले 8 बीट प्रोड्यूस हो रहे थे, फिर 4 बीट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक तो इंक्रीज होता है, बट बीट फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज. कहां से पता चला? तो ये डेटा देख करके पता चला. बराबर, ये दोनों डेटा से पता चला कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी को अपने को डिक्रीज करने का है. पहले 8 बीट्स थे, फिर 4 बीट्स हो गए. बराबर. नाउ टेल मी, अगर सही जवाब 348 हर्ट्ज है, बराबर, ये मेरा अजम्पशन है, मेरा अजम्पशन गलत भी हो सकता है. अगर C की फ्रीक्वेंसी 348 हर्ट्ज है तो इसको फाइलिंग करने पे ट्यूनिंग फॉक की
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होके 349, 350, 351 ऐसा, बराबर इंक्रीज होनी चाहिए। अब ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज होएगी, व्हाट अबाउट बीट फ्रीक्वेंसी? लुक एट हियर, डी का फ्रीक्वेंसी 340 है, ये अगर 349 हुआ तो 340 एंड 349 मिल करके 9 बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, 9। 340 और 350 मिल करके 10 बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, 10। 340 एंड 351 मिला करके 11 बीट्स प्रोड्यूस होंगे। सो इफ यू सी, पहले बीट फ्रीक्वेंसी 8 था, बराबर, अब बीट फ्रीक्वेंसी हो गया 9, 10, 11 लाइक दैट। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ट्यूनिंग फॉक का भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगा फाइलिंग करने पे, और बीट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है। बट सवाल में क्लियरली बोला गया है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए, 8 से 4 होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट ये केस में तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए 348 सही जवाब नहीं है। NC इज नॉट इक्वल टू 348। अगर 348 सही जवाब नहीं है, बराबर, ये अगर गलत है, इज रॉन्ग, सो ऑब्वियसली सही जवाब है 332 हर्ट्ज। दैट इज अ करेक्ट आंसर। अब वो सही कैसे है उसको यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों आपको। If NC is equals to 332 hertz, then on filing the fork, the frequency of fork increases. Make sense? Filing करने पे frequency increase होता है, तो increase होके it will become 333, 334, 335 like this, बराबर, 335, 336 like this, right? ठीक है ना? Now 340, 333 मिलकर के 7 बीट प्रोड्यूस करेंगे, 340, 334 मिलकर के 6 बीट प्रोड्यूस करेंगे, ये मिलकर के 5 बीट प्रोड्यूस करेंगे, और 340 एंड 336 मिलकर के 4 बीट प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों 4 बीट प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आई बात? और अपने को वही तो बोला है, 4 बीट प्रोड्यूस होने चाहिए, समझा? राइट? एंड हेंस फाइलिंग करने पे इफ यू नोटिस, ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, बट बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, और अपने को यही तो चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना है। एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज 332 हर्ट्ज। क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। एंट्रेंस पर्सपेक्टिव बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉजिकली ये कैसे सॉल्व करना है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस आपको ये देख करके कंपैरिजन करके, एक अगर गलत है तो दूसरा सही, 2 स्टेप में आंसर मिलेगा। एंट्रेंस में इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा, है ना? इतने इंग्लिश वाले स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझना है आपको, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, अगेन इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। A set of 31 tuning forks is arranged in a series of decreasing frequencies such that each fork gives 5 beats per second with a preceding one. The frequency of first is twice the frequency of last. Find the frequency of first and last tuning fork. Okay, now see, let me write the data first. कितने ट्यूनिंग फॉक है? तो आंसर 31। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज में है, ये ध्यान में रखना, ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज में है, बराबर। 2 एडजेसेंट ट्यूनिंग फॉक 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक फॉक प्रीसीडिंग वन के साथ में, अगले के साथ में 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी को मैं n सिंबल देता हूं, n इज इक्वल्स टू 5 बीट्स पर सेकेंड। अब एक और डेटा दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट N1 इज डबल
2 times the frequency of last, 2 times n31, n1 is equals to 2 times n31. अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहले वाले फॉक की फ्रीक्वेंसी और लास्ट 31st फॉक की फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट, ये फाइंड करना है, बराबर। अब देखो बच्चों, जैसे ही अपने सवाल में इस तरह का डेटा दिखे, बराबर, 30 ट्यूनिंग फॉक, 40 ट्यूनिंग फॉक, 60 ट्यूनिंग फॉक, और अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के ऑर्डर में अगर अरेंज्ड रहेंगे और उनके दो एडजेसेंट ट्यूनिंग फॉक के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ना, दैट इज कॉल्ड एज अ बीट फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये भी अपने को डेटा में दिया रहेगा, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन arithmetic progression. So इसको कहेंगे ट्यूनिंग फॉक्स आर अरेंज्ड इन AP. Arithmetic progression मतलब दो एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ AP. फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, दिस इज AP. डिफरेंस इज 5, राइट। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n31 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n डैश माइनस 1 इंटू d. व्हाट इज दैट? इट इज फॉर्मूला इज लाइक दिस, tn इज इक्वल्स टू t1 प्लस n minus 1 into d. This is the formula. Tn is the nth term, T1 is the first term, n is a number of terms and d is a common difference. नीट वाले स्टूडेंट्स खास करके ये फॉर्मूला को सिनॉप्सिस बुक में बराबर से लिख लीजिए। फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म इन arithmetic progression in AP. Tn is equals to T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म्स के मीनिंग भी मैंने जो बोले हैं वो लिख लीजिए। अब Tn की जगह पर हमने यहाँ पर लिखा है n31, T1 की जगह पर हमने लिखा है n1, n की जगह पे n डैश सिंबल दिया है, बराबर, बिकॉज n ऑलरेडी कुछ और रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल दे चुके हैं, और d इज अ कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, नाउ सी, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अब एक चीज और यहां पर बच्चों नोट करके लिख लीजिए, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया रहेगा तो पहला टर्म जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, और फिर जो टर्म है n2, n3, n4 डॉट 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 n31, ये सब छोटे छोटे कम होते जाएंगे, राइट। तो कॉमन डिफरेंस ऐसे लिया जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा आएगा, इसलिए आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया होता था तो आंसर पॉजिटिव आता था, राइट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। ये वाले सवाल में आंसर नेगेटिव आएगा अपना। नाउ लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। So n31 is equals to n1 plus number of terms कितने हैं? n is a number of terms, right? n is a number of terms, 31 terms है, 31 tuning fork है, so 31 minus 1 and d is a common difference, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का है, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसीलिए -5 -5। so this gives us n31 minus n1 is equals to 31 minus 1 is a 30, multiply by -5 will be -150. So this is the equation number 1. एक और इक्वेशन सवाल में ही दी हुई है, एज इट इज n1 is equals to 2 times n31, एज इट इज यूज कर लिया यहाँ पर। अब ये दोनों इक्वेशन यूज करके n1 और n31 ढूंढ लेंगे। n1 की जगह पे 2n31 पुट कर दो, सो n31 माइनस 2 times n31 is equals to -150. So n31 is equals to 150 hertz.
इफ N31 इज 150, 2 टाइम्स करेंगे तो N1 इज इक्वल्स टू 300 हर्ट्ज. ऑलराइट, सो N1 और N31 के दोनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A set of 64 tuning fork is arranged in order of decreasing frequencies. बच्चों वापस से याद रखो ये वर्ड को, decreasing frequency. Any one of them gives 4 beats per second with a preceding fork. कोई भी एक tuning fork preceding वाले से 4 beats per second beats हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है. If the frequency of first fork is an octave of last. This is a very important word बच्चों. अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. काफ़ी सारे बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि भाई ऑक्टेव वर्ड सुन के उनको लगता है इट इज़ 8 टाइम्स. नो, इट इज़ नॉट 8 टाइम्स. ऑक्टेव वर्ड का मतलब है म्यूजिकल, बराबर, नोट में, म्यूजिकल नोट में जो पहले साउंड का पिच होता है, बराबर, उसका कुछ एक फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, लेट्स से 256 हर्ट्ज, बराबर. नाउ एट द इंटरवल ऑफ 8, एट द इंटरवल ऑफ 8 जो पिच होता है, पिच, वो डबल हो जाता है, डबल. राइट, सो ऑक्टेव वर्ड का मतलब होता है इंटरवल ऑफ 8. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव. सो ऑक्टेव डज नॉट मीन 8 टाइम्स. राइट, ऑक्टेव मीन्स द इंटरवल ऑफ 8. तो यहां पर फर्स्ट इज द ऑक्टेव ऑफ लास्ट का मतलब है पहला साउंड, उसके बीच में और भी फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, और फिर जो आखिरी साउंड है, आखिरी, इसमें आखिरी लास्ट साउंड जो है वो पहले का ऑक्टेव है. मतलब लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी पहले वाले के फ्रीक्वेंसी से 8 फ्रीक्वेंसीज इंटरवल पे है. मतलब बीच में और भी कोई 7 फ्रीक्वेंसीज रहेगी बीच में. और अल्टीमेटली एक ऑक्टेव साइकिल के बाद में पिच डबल होता है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो वन ऑफ द म्यूजिकल स्केल, म्यूजिकल नोट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर, सॉरी, म्यूजिकल स्केल इज अ करेक्ट वर्ड. वन ऑफ द म्यूजिकल स्केल इज अ सा रे गा मा पा धा नी सा. सा इज अ 256 हर्ट्ज, और लास्ट में जो सा आता है दैट इज अ 512 हर्ट्ज. राइट, ये सॉरी पहले भी मैं बता चुका हूं. सो वेन एवर यू कम अक्रॉस द वर्ड ऑक्टेव, सिंपल आप याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल. राइट, सो एज पर द डेटा देर आर 64 ट्यूनिंग फॉक्स, beat frequency is 4, so n is equals to 4, and the first is double the last. N1 is 2 times N64. all right, फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है पहले ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी, आखिरी 64th ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी, एंड 30th ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी. 3 चीजें चाहिए अपने को. दैट्स इट. So let us begin. When the frequency difference between two adjacent fork is constant, that means the fork are said to be in arithmetic progression. So I can write N64 is equals to N1 plus N dash minus 1 into D. Terms के meaning अभी मैंने आपको समझाए थे. N64 is equals to N1 की जगह पे 2 times N64 प्लस एन डैश की जगह पे 64, नंबर ऑफ टर्म्स आर 64, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -4. वाई -4? बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ये भी मैंने समझाया आपको. राइट, सो यहां से मिलेगा N64 इज इक्वल्स टू N1 माइनस दिस इज 63 मल्टीप्लाई बाय -4 इज अ -252. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1.
और इक्वेशन नंबर 2 सवाल में दिया हुआ है n1 इज अ 2 टाइम्स n64। डन। अब n1 की जगह पे 2 टाइम्स n64 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सो वी विल बी गेटिंग n64 इज इक्वल्स टू 252 हर्ट्ज। अब n64 मिलने के बाद में n1 भी मिल जाएगा जो डबल रहेगा, विच इज अ 504 हर्ट्ज। बराबर। तो n1 मिल चुका है, n64 मिल चुका है। अब 30th ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वापस से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम केवल 30 टर्म्स लेंगे, 30, राइट। सो इट विल बिकम n30 इज इक्वल्स टू n1 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगे वो 30 रहेंगे अपने। सो n1 की जगह पे 504 प्लस 29 इंटू माइनस 4, सॉल्व करके आंसर आएगा 388 हर्ट्ज। दैट्स द आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डॉपलर्स इफेक्ट। अगेन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, LAH में लिए गए सारे के सारे सवाल अच्छे लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर ये सारे सवाल सही से आप कर पाएंगे तो TYL आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और MCQ सॉल्विंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पीड लिमिट फॉर व्हीकल ऑन रोड इज 100 km/h। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड लिमिट? स्पीड लिमिट वर्ड का बच्चों मतलब होता है कि 100 km/h इससे कम स्पीड पे गाड़ी चलाना है। अगर इससे ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाया तो पुलिस वाला फाइन मारेगा, है ना। यहां पर स्लिपिंग, स्किडिंग ऐसा सब नहीं सोचना है, राइट। यहां पर वेव्स के टर्म्स में हमें बात करनी है। तो ये स्पीड लिमिट है रास्ते पे, इससे ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने पे लीगली फाइन लगती है। ऐसा फॉरेन कंट्रीज में ये काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो होता है ये सारी चीज़ें। ए पुलिस डिटेक्ट्स ए ड्रॉप ऑफ 20% इन पिच ऑफ द हॉर्न ऑफ अ कार एज इट पासिस हिम। मतलब एक कार जो है वो पुलिस वाले के वहाँ से गुजर रही है और पुलिस डिटेक्ट कर रहा है ए ड्रॉप ऑफ 20% इन द पिच ऑफ द हॉर्न। इज द पुलिसमैन जस्टिफाइड इन पनिशिंग द कार ड्राइवर फॉर क्रॉसिंग स्पीड लिमिट? तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि भाई अपने को पता करना है कि पुलिसमैन क्या कार ड्राइवर को फाइन करने के लिए जस्टिफाइड है कि नहीं, है ना। अब कैसे पता करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले अपन कार की स्पीड निकाल लेंगे। कार की स्पीड अगर 100 km/h से कम आई तो कोई सवाल नहीं है, पुलिस वाला कोई फाइन उसको नहीं लगा सकता है। बट अगर कार की स्पीड 100 km/h से ज़्यादा आई देन डेफिनेटली पुलिसमैन इज जस्टिफाइड इन फाइनिंग द कार ड्राइवर, है ना। सो लेट मी राइट द डेटा फर्स्ट। स्पीड लिमिट को मैंने V सफिक्स लिमिट ऐसा सिंबल दिया है विच इज 100 km/h। स्पीड ऑफ साउंड V इज 340 मीटर/सेकेंड। एक डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ कार। कार जो है वो हॉर्न बजा रहा है। सो कार इज एक्टिंग एज अ सोर्स, बराबर। और पुलिस वाला यहाँ पर है, देखो ये रहा पुलिस वाला। और ये डिवाइस है, डिवाइस जो डिवाइस बेसिकली कार के हॉर्न से आने वाले साउंड वेव्स को रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा और कार से जो भी साउंड आया है उसको एनालाइज करके ये डिवाइस सीधा बताएगा गाड़ी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, राइट। सो दैट इज़ अ डिवाइस विच डायरेक्टली शोज द स्पीड ऑफ द कार। कैसे वो सेंस करता है? तो वो साउंड वेव्स बराबर लेता है और डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला सब डिवाइस ही लगा करके
स्क्रीन पे सीधा वो गाड़ी का स्पीड अपने को शो करता है. सो दैट इज अ डिवाइस. नाउ सी, एज पर द क्वेश्चन, द सोर्स is passing by the police. So this is the car which is passing the police like this. समझा? So basically passing the police itself is two cases of Doppler's effect. Which two cases? तो पहला केस रहेगा बिफोर क्रॉसिंग. बिफोर क्रॉसिंग मतलब लिसनर, पुलिस इज एट रेस्ट, पुलिस इज अ लिसनर एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर. समझा? ये पहला केस हो गया. बिफोर क्रॉसिंग मतलब पहले जब गाड़ी इधर था तभी की बात हो रही है. सो पुलिस, लिसनर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर. ये हो गया पहला केस. तो उसके लिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा Na is equals to N0 in the bracket V upon V minus VC. है ना? गाड़ी मतलब सोर्स का टर्म डिनोमिनेटर में आता है. गाड़ी का वेलोसिटी को V सफिक्स C सिंबल दिया है, वेलोसिटी ऑफ कार, तो इधर V सफिक्स C, राइट. इट इज मूविंग टूवर्ड्स, इसके लिए इधर माइनस का साइन आया है. ठीक है. और दूसरा केस बनेगा आफ्टर क्रॉसिंग, और आफ्टर क्रॉसिंग का मतलब है लिसनर इज स्टिल एट रेस्ट बट द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, राइट. So it will be N dash is equals to N0 in the bracket V upon V plus VC. Why plus? Because it is moving away from the listener, इसीलिए plus. ठीक है. Now as per the police, it is detecting a drop of 20% in pitch as car passing by him. This is a very important statement, this one. मतलब Na dash is 20% less than Na. मतलब Na dash is equals to Na minus 20% Na, like this. बराबर. Na minus 20% Na मतलब it is like a 80% बच गया, है ना. So this becomes Na dash is equals to 80% of Na, मतलब 0.8 Na. अब Na dash और Na की जगह पर प्रीवियस स्लाइड में से फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दीजिए एज इट इज. सो आई एम पुटिंग द फॉर्मूला एज इट इज, नो चेंज. लेफ्ट एंड राइट, N0 will be getting cancelled, V will be getting cancelled. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I'll be getting V minus VC is equals to 0.8 times V plus VC. Open the bracket. So V minus VC is equals to 0.8 V plus 0.8 VC. है ना. अब शिफ्ट करो तो VC minus V minus 0.8 V will give us 0.2 V. 0.8 VC plus VC will give us 1.8 VC, right. So I will be getting VC is equals to V by 9. V is a speed of sound which is given in the question, 340 divided by 9 is a 37.78 meter per second. कंपैरिजन हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, इसलिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 18/5 एंड द आंसर इज 136 किलोमीटर पर आवर. बच्चों टेल मी, पुलिस ने बोला है स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर और कार ड्राइवर जो है वो चल रहा है 136 किलोमीटर पर आवर से. सो सिंस the speed of car is greater than speed limit and hence policeman is justified in his action. All right, 100% फाइन मारना चाहिए. All right बच्चों, आगे बढ़ते हैं. The stationary source produces a note of frequency 350 Hz. ध्यान दीजिए, source is stationary, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 350 Hz. ठीक है. एन ऑब्जर्वर इन अ कार मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स measures the frequency as 370 Hz. All right, let me write the data. Original frequency 350,
अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 370, केस कौन सा बन गया? केस बन गया सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी 340 दी हुई है सवाल में, राइट? ये केस बन गया। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ द कार, बराबर। टू फाइंड Vc इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब बच्चों देखो, वापस से मैं ये पॉइंट रिपीट करता हूं आपको। कार वर्ड सुन के ऐसा माइंड में नहीं बिठा लेने का कि कार इज अ सोर्स, ऐसा नहीं होता है। ये सवाल में कार में, बराबर, एक ऑब्जर्वर बैठा है और वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स। सो इन दिस केस कार इज नॉट सोर्स, द कार इज अ लिसनर। समझा? कार में जो पर्सन बैठा है दैट इज एक्टिंग एज अ लिसनर। सो ये ध्यान रखिए। सो कार मतलब लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, दिस इज द केस, राइट? सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन आइडेंटिफाइंग द केस इन डॉपलर्स इफेक्ट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो अपने को स्पीड ऑफ द कार मतलब स्पीड ऑफ द लिसनर फाइंड करने का है, दैट इज अ फर्स्ट पार्ट। नाउ फर्दर क्वेश्चन सेज what will be the frequency of sound as measured by the observer in the car if the car moves away from the source at the same speed? अगर कार मतलब listener is moving away from the source, then what will be the apparent frequency? So these are the two part of the question. ठीक है, तो सोर्स कौन है वो आइडेंटिफाई कर लिया, लिसनर कौन है वो आइडेंटिफाई कर लिया, और अपने को सबसे पहले लिसनर की स्पीड मतलब कार की स्पीड पता करनी है। तो केस से शुरुआत करता है, लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। बच्चों, सोर्स वाला टर्म डिनोमिनेटर में आता है, सोर्स इज एट रेस्ट, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ वी आएगा। Listener is moving towards, so Na is equals to N V plus Vc upon V. Listener मतलब कार, इसीलिए Vc लिखा गया है। Put the values, actual frequency दिया है, apparent frequency दिया है, साउंड का स्पीड दिया है और Vc अपने को चाहिए। पुट कर दिया सब कुछ, राइट? नाउ कैलकुलेशन, लेफ्ट एंड राइट 0 0 विल बी गेटिंग कैंसिल, बराबर। दैट्स इट। 340 को शिफ्ट कर दो, 35 को शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा? 37 इंटू 340 अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 340 प्लस Vc। ठीक है, अब देखो ये कैंसिलेशन कर दीजिए 5 से और कैंसिलेशन करके सॉल्व करिए तो आंसर आएगा, सब कुछ सॉल्व करके आंसर आएगा 19.34 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में केस क्या है? तो केस है लिसनर इज मूविंग away from the source. So tell me, when listener is moving away, N dash is equals to N in the bracket V minus Vc upon V. Put the values, 350 into 340 minus 19.34 divided by 340. That's it. Again the calculation based question it is. Calculation करके लॉग बुक बच्चों यहाँ पर प्लीज़ यूज़ करिए आप, प्लीज़ डू द लॉग कैलकुलेशन हियर एंड हियर इन दिस स्टेप्स एंड चेक द आंसर। आई एम गेटिंग 329.41 हर्ट्ज, दैट्स इट। All right, last question for the today's lecture. The apparent frequency of the whistle of an engine changes in the ratio 6:5 as the engine passes a stationary observer. Look at this. Whistle of an engine मतलब this is the source, stationary observer this is the listener. Find the velocity of engine मतलब source की velocity ढूंढनी है। Take the velocity of sound as 330 मीटर पर सेकेंड। सो हमें passes by का केस है ना, ये passes by, see this one, passes by का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी ज़रा इसको समझते हैं। तो हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो 6:5 दिया है, स्पीड ऑफ साउंड 330 दिया है और पता करना है सोर्स का स्पीड। अब देखो पासिस बाय का मतलब ये है इंजन, ये है आपका ऑब्जर्वर। तो पहले इंजन ऑब्जर्वर को अप्रोच करता रहेगा, ये हो गया अप्रोच, है ना, अप्रोचिंग। तो तभी भी उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसको हमने यहाँ पर Na सिंबल दिया है। समझ में आ रही है बात?
और पास हो जाएगा, फिर आपका सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाता रहेगा, अवे। तो पहले केस था अप्रोचिंग और फिर केस बन गया मूविंग अवे, और तभी भी उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगा। उसको हमने एन डैश सिंबल दिया है, एन डैश, समझा। सो इसीलिए ये जो 6:5 का जो रेशियो है वो दोनों ही अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। पहला वाला है मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दूसरा वाला है मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो पासिस वर्ड को जरा बराबर से बच्चों माइंड में बिठा लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले भी एक सवाल इस तरह का हमने किया है ना, पुलिस वाला। चलो अब तो दोनों केस आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सो बिफोर क्रॉसिंग क्या फॉर्मूला बनेगा? ऑब्जर्वर लिसनर का टर्म न्यूमरेटर में होता है, वो तो रेस्ट पे है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ वी आएगा, वी। पहले सोर्स अप्रोच कर रहा है, सोर्स अप्रोच करेगा तो Na इज इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट V अपॉन V माइनस VS, और फिर सोर्स अवे जा रहा है तो N डैश इज इक्वल्स टू N नॉट इन द ब्रैकेट V अपॉन V प्लस VS डिवाइड। सो आई विल बी गेटिंग Na अपॉन N डैश इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे N नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? V प्लस VS अपॉन V माइनस VS। ठीक है, Na अपॉन Na डैश की जगह पे 6/5, V की जगह पे 330, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। सो 6 इंटू 330 माइनस 6 इंटू VS इज इक्वल्स टू 5 इंटू 330 प्लस 5 इंटू VS, राइट। ये वाला 5 इंटू 330 वाला टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करिए तो वहाँ पर बचेगा 330, 6 VS को राइट में शिफ्ट करिए तो वो बन जाएगा, ओके थोड़ा सा गलत लग रहा है इधर, ये 6 VS को राइट में शिफ्ट करिए तो इधर बन जाएगा 11 VS। मेक सेंस? लेफ्ट एंड राइट 11 विल बी गेटिंग कैंसल्ड, सो विल बी गेटिंग VS इज इक्वल्स टू 30 meter per second, and that is the final answer. All right, that's it from the today's lecture. दोबारा मिलेंगे बच्चों next lecture में with some beautiful concepts in physics. Thank you very much. Goodbye.